बिहार के भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में एक युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, सड़क पर हंगामा कर दिया, हालात बिगड़ गए, बेकाबू हो गए। पुलिस ने लोगों को खदेड़ना शुरू किया, उन पर लाठीचार्ज कर दिया। जिस युवक की मौत हुई उसका नाम भरत तिवारी बताया गया। अधिकारियों का कहना है कि उसने एक रोज पहले पुलिस पर गोलियां चलाई थी और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई थी। बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार के लोगों का कुछ और ही आरोप है। वो कह रहे हैं भरत ने पुलिस के आगे सरेंडर किया था, हथियार डाल दिए थे। तो परिवार ने आरोप लगाया कि सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसे जानबूझकर गोली मार दी, उसकी जान ले ली। भरत की मौत से गांव के लोग आग बबूला हो गए, पुलिस पर भड़क गए। गुस्साए लोगों ने आरा और बक्सर को जोड़ने वाले हाईवे पर शव रखकर जैम लगा दिया। कई घंटों तक जैम लगाए रखा। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लोगों से हटने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी देर में हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज हुआ तो भगदड़ मच गई। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए लोग खेतों में भाग खड़े हुए। पुलिस के जवान उनके पीछे दौड़ते नजर आए। अफरा तफरी मच गई। एक पुलिसकर्मी ने भाग रहे प्रदर्शनकारियों पर फिर राइफल तान दी। ऐसा लगा जैसे वो उन पर गोलियां चला देंगे। पुलिस का एक्शन हुआ तो हालात और खराब हो गए। पुलिस को लगा था लाठीचार्ज से हालात संभल जाएंगे, लोग वहां से भाग जाएंगे, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, हाईवे पर लगा जैम खुल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। लाठीचार्ज की वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो फिर से हाईवे पर जमा हो गए। जैम लगाने के लिए हाईवे पर आड़ी टेढ़ी गाड़ियां खड़ी कर दी। पुलिस ने हाईवे से गाड़ियों को हटवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लाख समझाने के बाद भी लोग नहीं माने। बवाल और हंगामा करते रहे। हाईवे पर हालात जस के तस बने रहे। लोगों ने पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया, बेवजह लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों के मुताबिक भरत कोई अपराधी नहीं था जिस व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसे गोली मार दी। लोगों ने पुलिस अधिकारियों पर भरत की हत्या करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार से एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की। एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। मुआवजा देने के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। उन्होंने ऐलान किया जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती तब तक हाईवे से जैम नहीं हटाएंगे। एक ही घर में कमाने वाला था, इसको आश्वस्त कीजिए कि इसके परिवार में एक नौकरी मिलेगी और मुआवजा मिलेगा। आप ऐसे कैसे किसी को हटा दीजिएगा? हटने के बाद क्या गारंटी है कि आप न्याय दिलवाइएगा? तो पुलिस ने जैम हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कई थानों की पुलिस वहां बुला ली गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग सड़क पर बवाल करते रहे, हाईवे पर पुलिस के सामने डटे रहे, अड़े रहे। ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क पर सुबह से ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी हंगामा कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। और देखिए किस कदर लोगों का आक्रोश है जो भड़क उठा है। काफी देर तक आरा बक्सर हाईवे पर जाम लगा रहा, गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। कई घंटों की मेहनत के बाद पुलिस ने हाईवे पर हंगामा कर रहे लोगों को हटाकर फिर जाम खुलवाया, लेकिन इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया। बवाल की शुरुआत ये 2 दिन पहले हुई थी। लोग कह रहे हैं भरत ने प्रशासन के अधिकारियों के पर बाढ़ प्रभावित लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था, राहत नहीं पहुंचाने के आरोप लगाए थे। उसी मामले में पुलिस उसके घर पहुंची थी, उसे समझाने आई थी। भोजपुर के शाहपुर थाना इलाके में बिलौटी गांव है, उसी गांव में भरत का घर है। पुलिस के पहुंचते ही भरत हाथ में एक अवैध पिस्तौल लेकर सामने आ गया था, यह कहा जा रहा है। अधिकारियों के सामने वो खड़ा हो गया था। उसने पुलिस कर्मियों पर पिस्तौल तान दी थी। हालांकि मां के समझाने के बाद वो बैठकर पुलिस अधिकारी से बात करने लगा था। कई दूसरे पुलिसकर्मी भी वहां खड़े थे। भरत हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था। उसने एक पल के लिए भी पिस्तौल को अपने से दूर नहीं किया था। तभी दूसरी तरफ से एक पुलिसकर्मी ने उस पर राइफल तान दी। इस पर वो भड़क गया था।
पुलिस अधिकारियों ने उसे शांत कराने की कोशिश की थी, कहते रहे कि बैठकर बात करो। वो अपने साथी पुलिसकर्मी को भी रोकते नजर आए। किसी तरह मामला फिर शांत हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद भरत एक बार फिर गुस्सा हो गया था। इस बार वो दूसरे पुलिस वाले पर आग बबूला हो गया। पिस्तौल दिखाकर उन पर बरस पड़ा, उन्हें अनाप शनाप कहने लग गया था। उसकी मां उसे रोकती रही, समझाती रही। उन्हें यह डर था कहीं उनका बेटा गोली ना चला दे, इसीलिए वो बार बार गोली नहीं चलाने की बात कह रही थी उसको। तू कहां इससे गोली न चलाई ये नहीं होते ही पकड़ के हट ना ठोक दे तू। मां समझा रही थी, लेकिन इसके बाद भी वो चुप नहीं हुआ था। हाथ में पिस्तौल लहराते हुए पुलिस वाले पर अपना गुस्सा निकालता रहा था। दूसरे पुलिसकर्मी चुपचाप उसे खड़े होकर देख रहे थे, मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाते रहे थे। हाँ बोल रहा है, तो निकलेगा घुस लेकर बोलिए नहीं निकलेगा। पिस्टल दिखाता है, जाना हिम्मत है तो जाके बदमाश के क्रिमिनल के पकड़ो ना। अरे क्षमता मार देगा, ठोक देगा वहीं पे। तो पुलिस अधिकारी ने उसे बैठाकर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। बाद में पुलिस की टीम वहां से जाने लगी। भरत भी हाथ में पिस्तौल लेकर उनके पीछे दरवाजे तक आ गया। फिल्मी स्टाइल में दरवाजे पर खड़ा हो गया था। आरोप है भरत ने पुलिस कर्मियों पर पिस्तौल तानकर उन्हें धमकी भी दी थी। बोलिए आगे चलिए और आगे चलिए। वहां बात होगा, बात पर चलिए सबको दिखने दीजिए। यह सब कुछ 2 दिन पहले हुआ। अगले दिन पुलिस की एक टीम फिर से भरत के घर पहुंची। इस बार पुलिस ने उसके मकान को चारों तरफ से घेर लिया। गांव के लोगों का कहना है पुलिस की घेरेबंदी का पता चला तो भरत अपने मकान की छत पर चला गया था। पुलिस कह रही है छत से उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी और तुरंत पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में भरत को गोली लग गई थी। पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया था। पहले उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे इलाज के लिए पटना भेजा गया। वहां उसकी मौत हो गई। लेकिन भरत के परिवार वालों का कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं भरत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, अपनी पिस्तौल पुलिस अधिकारियों के सामने फेंक दी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे गोली मार दी गई। पूछ के मर्डर किया है, एनकाउंटर नहीं था, मर्डर था। सरेंडर तो हाँ, किया था भरत ने। अब भरत सरेंडर कर दिए थे, उसके बाद गोली क्यों चलाया? पागल घोषित किया रात में, तो फिर गोली क्यों चलाया? हमको इंसाफ चाहिए। उसके परिवार में हाहाकार मच गया। मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे। उन्होंने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। अरे अगर मैं क्या कि मैं पुलिस से मांग क्या तो सही काम है, खून का बदला खून के बदला। हाँ इंसाफ मिलने को चाहिए मेरा। तो इलाके में तनाव फैल गया। प्रशासन ने पूरे इलाके में पुलिस के जवान तैनात कर दिए ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इधर यूपी में कफ सिरप कांड के 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। यूपी के वाराणसी में कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड माने जाने वाले शुभम जायसवाल को लखनऊ की एक अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। एसटीएफ ने उनके अलावा वरुण सिंह और गौरव जायसवाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। कोर्ट ने तीनों को भगोड़ा घोषित किया। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम उनकी संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी में है। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक लड़की की आत्महत्या से सनसनी मच गई। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाया और फिर शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि युवक ने उनके घर पहुंचकर गाली गलौज और तोड़फोड़ की थी। इन्हीं बातों से परेशान होकर लड़की ने अपनी जान ले ली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक एसी में ब्लास्ट होने की वजह से एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई। अलीगढ़ के सिविल लाइंस इलाके के एक मकान में उस एसी का कंप्रेसर फट गया और भीषण आग लग गई। वहां मौजूद उस बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बीमार थे तो
जैसे अकेले थे तो आग लगी तो अंदर धुआं हो गया, तो धुएं में शायद उनके अंदर जो धुआं सांस के अंदर चला गया। उधर अयोध्या के राम मंदिर में दान की चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं जांच टीम ने जब सेवादार रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से लंबी पूछताछ की थी तब उन्होंने अनिल मिश्रा का नाम लिया था। दावा किया था कि दान के पैसों की जो गिनती होती थी उसकी पूरी जिम्मेदारी उन पर ही थी। कुछ और भी लोग इंचार्ज थे लेकिन अनिल मिश्रा ही सब कुछ देखते थे। इसके बाद एसआईटी ने चढ़ावे में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर उनसे कई सवाल पूछे। सूत्र कह रहे हैं उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अनिल मिश्रा मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी माने जाते हैं और जब सेवादार रामशंकर यादव ने उनका नाम लिया तो एसआईटी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला लिया। मंदिर परिसर में ही उनसे करीब 4 घंटे तक सवाल पूछे। सूत्र बता रहे हैं एसआईटी ने दान की राशि को लेकर उनसे सवाल पूछे, गहनों की हेराफेरी के आरोपों को लेकर उनसे सवाल पूछे। अनिल मिश्रा के पास बड़ी जिम्मेदारी थी। कुछ बैंकों में मंदिर प्रशासन के अकाउंट हैं, खातों में उन पैसों को जमा किया जाता है जो दान के तौर पर मिलते हैं। दान पेटियों से पैसों को निकालना, फिर उनकी गिनती करवाना, फिर उन पैसों को बैंकों में जमा करवाना। सूत्र बता रहे हैं यह पूरा काम अनिल मिश्रा ही देखते थे, बैंक खातों को ऑपरेट करते थे। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एसआईटी ने उनसे कई सवाल पूछे। इससे पहले सेवादार रामशंकर यादव ने खुद को बेकसूर बताया। जांच टीम ने पहली बार उनसे पूछताछ की। उन पर दान के पैसों से करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। किसी भी तरीके से जो गड़बड़ी में उसका नाम जुड़ने की बात सामने आ रही थी, उसने एसआईटी के उन तमाम सवालों में ये जवाब दिया कि वो कहीं से भी इस पूरे मामले में संलिप्त नहीं है। साथ ही साथ अनिल मिश्रा के नाम का जिक्र टिन्नू यादव की तरफ से किया गया। इसके बाद ही एसआईटी की जांच अनिल मिश्रा की तरफ भी मुड़ गई। वो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, लंबे वक्त तक राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। जनवरी 2024 में तब वो चर्चा में आए थे जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर में अनुष्ठान करवाया गया था। तब वैदिक अनुष्ठानों के लिए उन्हें ही मुख्य यजमान बनाया गया था। पत्नी के साथ अनिल मिश्रा ने पूजा की थी। पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा था। बाद में वो मंदिर ट्रस्ट से जुड़ गए, बड़ी जिम्मेदारी संभाली, मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने कुछ लोगों के बैंक खातों से पैसे बरामद किए। उनमें वो लोग भी शामिल रहे जिनकी नियुक्ति अनिल मिश्रा ने करवाई थी। इसके अलावा रामशंकर यादव के भतीजे मनीष यादव के घर से भी 2 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। अनिल मिश्रा के साथ साथ रामशंकर यादव को भी चंपत राय का करीबी माना जाता है। दान चोरी के आरोपों को लेकर चल रही जांच पड़ताल के बीच ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या का दौरा करेंगे, राम मंदिर जाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रखा गया। जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासन को खास तौर पर यह निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चंपत राय को शामिल न किया जाए। और सूत्र बता रहे हैं राम मंदिर में दान चोरी की जांच में जुटी टीम ने सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका जताई। शक जताया कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। पैसों का गबन करने के बाद सीसीटीवी कैमरे से फुटेज हटाई गई ताकि किसी को पता न चल सके। सूत्र कह रहे हैं इसे लेकर एसआईटी ने जब कई लोगों से पूछताछ की थी तो उन्होंने ज्यादातर सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। इसके बाद ही उसका शक गहरा गया। 2 रोज पहले संतोष दुबे नाम के व्यक्ति ने यही आरोप लगाया था। थाने में शिकायत भी की थी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोप लगाए थे, अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए थे, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नी यादव पर आरोप लगाए थे। दावा किया था कि दान में मिले करोड़ों रुपयों का आरोपियों ने गायब कर दिया। उनका कहीं जिक्र है, सब गायब हो गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जांच नहीं है। सीसीटीवी वगैरह तो वहाँ लगे सब 8 महीने की गायब करा दिया इसी टिन्नू यादव ने। सब गायब करा दिया, डिलीट करा दिया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने फुटेज की जांच के लिए कुछ एक्सपर्ट बुलाए। पड़ताल में यह बात सामने आई कि कई दिनों की फुटेज गायब थी, उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। बाद में पूछताछ में यह मुद्दा भी उठाया गया लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। जांच के दौरान मंदिर परिसर में ही चंपत राय मौजूद रहे, ट्रस्ट के दूसरे सदस्य मौजूद रहे, पुजारियों को भी बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को जब मामले की जांच सौंपी गई तब उसने 200 लोगों की लिस्ट बनाई पूछताछ के लिए। उनमें 100 लोगों से वो पूछताछ कर चुकी है लेकिन उनमें कई लोगों को दोबारा बुलाने की भी तैयारी है। और इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को घेर लिया, बीजेपी को घेर लिया। समाजवादी पार्टी ने फिर निशाना साधा। इलाके के सांसद और पार्टी नेता अवधेश प्रसाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील की कि वो इस मामले में स्वतः संज्ञान लें, कमेटी का गठन करें। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला।
कि माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा होना चाहिए। भाजपा जो है राम के नाम पर व्यापार करती। समाजवादी पार्टी के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी दान की चोरी को लेकर राम मंदिर प्रशासन पर सवाल उठाए। बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह। उन्होंने मंदिर प्रशासन को एक कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस के जरिए पिछले 5 साल का ब्यौरा मांगा कि मंदिर ट्रस्ट उन्हें जानकारी दे कि पिछले 5 साल में कितना पैसा दान के तौर पर मिला, कितना पैसा मंदिर प्रशासन ने खर्च किया। ये पूरी जानकारी 3 दिन में दे, नहीं तो उसके खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया जाएगा। साल का जो है उनसे ब्यौरा मांगा है कि किस तरीके से वहाँ पे कितने फंड आए हैं, कितने गए हैं, कितना चढ़ावा हुआ है, क्योंकि जब बात करते हैं तो ये पब्लिक अकाउंट, पब्लिक मनी है और ट्रस्ट जो है वो भी पब्लिक है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने जितने भी दस्तावेज दिखाए उनसे एसआईटी संतुष्ट नहीं हुई। कई चीजों को लेकर उसने आपत्ति जताई। दान में मिले पैसों का बैंक खातों में जमा पैसों से मिलान नहीं हो पाया। इधर उत्तराखंड के नैनीताल में एक गाड़ी के खाई में गिरने से कोहराम मच गया। उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों से भरी एक गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 25 यात्री घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक सभी पर्यटक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और वो नैनीताल घूमने गए थे। केंद्र सरकार ने दोबारा होने वाली नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगाए प्रतिबंध मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया और कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार ने कई बार प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर टेलीग्राम को बताया था, लेकिन बार बार कहने के बाद भी टेलीग्राम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गुजरात के अहमदाबाद में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र ने 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस की जांच में छात्र के खुदकुशी करने की वजह का पता नहीं चल सका। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बैंक की तिजोरी से ग्राहकों का सोना गायब हो गया, वो भी 5.5 किलो सोना, करीब 8 करोड़ रुपए का सोना। बैंकों से लोगों का सोना गायब हुआ तो खलबली मच गई। ग्राहकों ने हंगामा कर दिया। फिरोजाबाद के अराव इलाके में बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है। वहां इलाके में रहने वाले कई लोगों ने गहने गिरवी रखे थे। बैंक से गोल्ड लोन लिया था, मतलब गहने गिरवी रखकर बैंक से पैसे लिए थे। लोगों को भरोसा था उनका सोना बैंक में सुरक्षित रहेगा, लेकिन वहां तो कुछ और ही खेल चल रहा था। बैंक की तिजोरी से ही ग्राहकों का सोना गायब कर दिया गया। 5.5 किलो सोना। इसका पता तब चला जब दिलीप नाम के बैंक कर्मचारी की तलाश शुरू हुई। वो करीब 17 दिन से लापता थे, बिना किसी सूचना के। बैंक के मैनेजर ने इसकी जानकारी आगरा के जोनल ऑफिस को दी, क्योंकि दिलीप के पास बैंक की तिजोरी की एक चाबी थी। वो गायब थे, उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। बैंक का कामकाज प्रभावित हो रहा था। 15 जून को डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी खोली गई। जांच हुई तो तिजोरी में रखे सोने के 96 पैकेट गायब मिले। उनमें करीब 5.5 किलो सोना था। सोना गायब होने की भनक बैंक के ग्राहकों को लग गई। बड़ी संख्या में लोग बैंक पहुंच गए, हंगामा शुरू कर दिया। 1,49,300 रुपए जमा किया मैंने और इनने कहा मंगलवार को आपको गोल्ड दे देंगे, 1 बजे आप आ जाना। 1 बजे आए तो इनने 2 मिनट करके हमें 1 घंटे तक बैठा के रखा और ना गोल्ड दिया ना कुछ दिया। एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस की एक टीम ने बैंक से गायब हुए सोने की जांच शुरू की। पुलिस ने बैंक में काम करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कुछ सोना बरामद करने का भी दावा किया। सवाल की एक बात यह कि बैंक से ही अगर पब्लिक का सोना गायब हो जाएगा तो कौन भरोसा करेगा बैंक पर? बैंक में फिरोजाबाद के बैंक ऑफ इंडिया में आरोप है कि ग्राहकों का 5.5 किलो सोना, करोड़ों रुपए का मतलब गोल्ड, तिजोरी से गायब हो गया। उन्होंने सोना गिरवी रखकर लोन लिया था। लोन चुकाया तो सोना नहीं मिल रहा है। कानून तो यह है कि बैंक को उतना ही सोना देना होगा या उसकी कीमत का पैसा देना होगा, लेकिन किसी के पुराने पुश्तैनी जेवर हुए, वो कहां से देगा बैंक? परिवारों में पुश्तों से चले आ रहे दादी नानी के जेवर होते हैं, उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू भी तो होती है, नहीं तो लोग जेवर बेचकर पैसे ना ले लें। इसीलिए तो घर के जेवर बेचते नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पैसे आ जाएंगे तो छुड़ा लेंगे। और सरकारी बैंक में यह हो जाए तो यह मामला सिर्फ सोने की चोरी का नहीं, बल्कि पब्लिक के भरोसे के साथ सबसे बड़े धोखे का है। पुलिस ने बैंक के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पब्लिक को उससे अपने जेवर थोड़े ही मिल जाएंगे। 100 बात की एक बात। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ऋतुपत बैनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के बागी विधायक ऋतुपत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष ने गलत तरीके से उनकी नियुक्ति की थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज में लोगों ने टीएमसी नेता असीम राउत के खिलाफ प्रदर्शन किया। गांव वालों ने पुलिस से उन्हें तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की। पुलिस के मुताबिक हंगामे को देखते हुए असीम राउत वहां से भाग निकले। दिल्ली में हुई शिवसेना उद्धव गुट की संसदीय दल की बैठक में सिर्फ 3 लोकसभा सांसद पहुंचे, जबकि पार्टी ने अपने सभी 9 सांसदों को व्हिप जारी कर बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। बैठक में नहीं आने वाले 6 सांसदों के खिलाफ पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में 1 करोड़ के गहने गायब होने के मामले में पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि वो गहने बंदर ले गए। जज हैरान हो गए। पुलिस कह रही है बंदर ले गए। पुलिस की कहानी को मानने से इनकार कर दिया जज ने। जानकारी के मुताबिक 17 साल पहले एक महिला ने दहेज का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने जो भी गहने पहने थे वो पुलिस ने अपने मालखाने में जमा करवा दिए थे। सोने की अंगूठियां, हार, चूड़ियां, तो आज की कीमत में करीब 1 करोड़ के गहने थे। तो कई साल बाद जब केस रफा दफा हुआ तो परिवार वालों ने अपने गहने मांगे। पुलिस वो गहने नहीं दे पाई। मामला कोर्ट पहुंच गया, सुनवाई हुई। पुलिस से पूछा वो गहने क्यों नहीं लौटा पा रही, तो पुलिस ने ऐसी कहानी सुनाई कि जज भी दंग रह गए कि 17 साल पहले वो गहने मालखाने में जमा करवा दिए थे, लेकिन बारिश हो गई। बारिश से मालखाने में पानी भर गया था। जिस पोटली में गहने थे वो भीग गई थी, तो उसे सुखाने के लिए छत पर रखा था, लेकिन वहां बंदर आ गए। उन्होंने पोटली फाड़ दी, सारे गहने उठा के ले गए। वो ज्वेलरी थाने के मालखाने में दाखिल हुई जो गायब हो गई। इस संबंध में कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई थी रिलीज करने के लिए सामान, और ज्वेलरी नहीं मिली और ये बताया गया कि उसको बंदरों ने कहीं खुद-बुद कर दी। पुलिस की कहानी सुनते ही जज भड़क गए। उन्होंने पुलिस की कहानी पर यकीन करने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया, जमकर फटकार लगाई। सख्त शब्दों में जज ने कहा कि अगर दलील सही भी है तो बारिश में गहने भीगने से खराब कहां होते हैं? उन्हें छत पर सुखाने की क्या जरूरत थी, वो भी बिना निगरानी के। इसके बाद जज ने तुरंत लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दे दिया। 100 बात की एक बात यह कि बंदर कौन है और गधा कौन है। लखीमपुर खीरी में 17 साल पहले दहेज की एक आत्महत्या का मामला हुआ। केस चला। महिला के शरीर पर जो सोने के गहने थे वो पुलिस ने जब्त कर लिए। केस खत्म हुआ। महिला के परिवार को गहने वापस लेने के लिए एक तो अदालत तक जाना पड़ा, लेकिन वहां पुलिस कह रही है गहने बंदर ले गए। बता रहे हैं 1 करोड़ के गहने थे। पुलिस कह रही है बारिश में भीग गए थे, सुखाने के लिए छत पर रखे थे, बंदर ले गए। और पुलिस सोचती है कि पब्लिक ये कहानी मान ले। कोर्ट तक ने नहीं मानी, पब्लिक क्या मान ले। मुंबई में कहते हैं ना, येड़ा समझाया क्या? गहने भीग गए तो सुखाने रखे थे छत पर। गत्ते के गहने थे क्या? इनकी जेब से निकलवाइए पैसे, अगर गहने नहीं देते हैं तो ब्याज अलग से दिलवाइए इनसे उन पैसों का। पुलिस की कहानी ही बता रही है कि पुलिस को परवाह ही नहीं है। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक पुलिस तो कुछ भी बोलती रहेगी। उसके पास तो वकील हैं, रोज 36 मुकदमे चलते रहते हैं उनके। तो पब्लिक क्या करे? अदालत के चक्कर लगाती रहे अपने गहनों के लिए, वकीलों पर पैसे खर्च करती रहे। बंदर ले गए कह रहे हैं। अगर ये सारी कहानी वही है जो बताई जा रही है, तो इनको ऐसा शर्म से पानी पानी करने की जरूरत है कि इनकी वर्दी भीग जाए और जाए फिर सिखाएं उसी छत पर। 100 बात की एक बात। इधर जयपुर में एक परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र की जगह आंसर की, जिसमें आंसर लिखे होते हैं, वो बांट दी गई। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में एमए सोशियोलॉजी की परीक्षा के दौरान छात्रों को प्रश्न पत्र की जगह आंसर की ही बांट दी गई, जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से ही लिखे हुए थे। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और परीक्षा देने से इनकार कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान हुई गलती की वजह से यह सब कुछ हुआ। 27 जून को परीक्षा दोबारा रखी जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो गए।
छात्रों के मुताबिक प्रशासन ने इंटरव्यू के लिए चुने गए जिन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की, उसमें यह नहीं बताया गया कि किस आरक्षित वर्ग की कितनी सीटें हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर गायों को खुला छोड़े जाने पर चिंता जताई कि लोग गाय से दूध तो लेते हैं लेकिन बाद में उसे बेसहारा छोड़ देते हैं। फिर वही गाय जब फसलों को नुकसान पहुंचाती है तो लोग सरकार को दोषी ठहराते हैं। गाय का दूध पिएंगे और सड़कों पे छोड़ देंगे और वो फसल नुकसान पहुंचाएंगे तो गाली मुझे देंगे। उधर E20 पेट्रोल पर चींटियां लगने का एक दावा आया था, आपने शायद देखा हो। तो सरकारी तेल कंपनी BPCL ने उसे बेबुनियाद बताया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया, पूरी तरह गलत बताया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आप तक भी पहुंचाओ। एक कार के फ्यूल टैंक के पास सैकड़ों चींटियां रेंगती नजर आई और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल वाला पेट्रोल भरवाने के बाद फ्यूल टैंक पर चींटियां चिपक गई। यह बताने की कोशिश है कि भी एथेनॉल गन्ने से बनता है तो ये इसमें चींटियां आ रही हैं। 20% एथेनॉल होता है E20 में, वही मिल रहा है आजकल पेट्रोल के नाम पर E20 मिल रहा है। तो एथेनॉल गन्ने से बनाया जाता है। तो लोगों ने दावा किया गन्ने का रस है जी इसमें, उसकी मिठास की वजह से पेट्रोल पर चींटियां चिपक गई, जबकि यह है एथेनॉल। लेकिन वीडियो में दिखा फ्यूल टैंक के ढक्कन के पास चींटियों के झुंड ने डेरा डाल रखा था। तो सोशल मीडिया पर यह फैलाया गया कि गन्ने की मिठास की वजह से E20 पेट्रोल पर चींटियां चिपक रही हैं। तो सरकारी तेल कंपनी BPCL ने दावे को पूरी तरह झूठा बताया। उसके मुताबिक E20 फ्यूल में मिठास वाली कोई बात ही नहीं हो सकती, कोई चीज है ही नहीं। यह बात सही है कि E20 फ्यूल जो एथेनॉल है वो गन्ने से बनता है, लेकिन BPCL ने जानकारी दी कि E20 फ्यूल बनाने की प्रक्रिया में शुगर या मिठास पूरी तरह खत्म हो जाती है, मिठास नहीं रहती उसमें। ऐसे में फ्यूल पर चींटियां चिपकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। E20 फ्यूल की वजह से चींटियां फ्यूल टैंक पर इकट्ठा हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कंपनी कह रही है। कंपनी ने जवाब दिया कि फ्यूल में मिलाने वाले जो एथेनॉल मिलाया जाता है उसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो चींटियों को बुलाने के बजाय उन्हें भगा जरूर सकते हैं। इसके अलावा जब एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है तब पेट्रोल की गंध बहुत तेज होती है। एथेनॉल की गंध नहीं होती कि वो चींटियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उसमें तो पेट्रोल की गंध आ जाती है। 80% तो पेट्रोल है। इसलिए BPCL ने E20 पर चींटियां चिपकने वाले दावे को पूरी तरह नकार दिया। इधर ब्रिटेन की सेना ने इंग्लिश चैनल में रूस के एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। ब्रिटेन की सेना और नेशनल क्राइम एजेंसी ने इंग्लिश चैनल में रूस के एक तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में जहाज के भारतीय कप्तान अजय पंत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। टैंकर में 98,000 टन तेल है और वो रूस से भारत की ओर आ रहा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक इमारत में आग लगने के बाद अमोनिया गैस लीक होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद पूरे इलाके को खाली कर दिया गया। लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के ऊपर लगे सोलर पैनल में आग लगी, जो देखते ही देखते बेकाबू हो गई। उधर अमेरिका और ईरान में भले ही समझौता हो गया हो, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग है वो थम नहीं रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बहुत बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। फिर से बम की तरह फटने वाले सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन एक ही झटके में लॉन्च कर दिए और मॉस्को को निशाना बनाया। वहां तो अकेले ही 190 ड्रोन बरसा दिए राजधानी मॉस्को में। पिछले 2 साल में मॉस्को पर इतना भीषण हमला नहीं हुआ था। पुतिन की सेना ने भी फिर पलटवार किया। उसने यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दी और धमकी दी कि यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम जारी रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते में यह दूसरी बार है जब उसने मॉस्को में इतना भयंकर हमला किया। 2 दिन पहले भी जेलेंस्की की सेना ने मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर बारूद की बारिश कर दी थी। एक बार फिर उसके टारगेट पर वही रिफाइनरी रही। यूक्रेन की फौज ने वहां एक ही झटके में कई ड्रोन फोड़ दिए। जैसे ही ड्रोन रिफाइनरी से टकराए, जबरदस्त धमाका हो गया, पूरा इलाका दहल गया, थर्रा गया, आग लग गई, ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, धुआं फैल गया। कुछ सेकंड बाद ही एक और आत्मघाती ड्रोन पहुंचा, वो रिफाइनरी के दूसरे हिस्से पर जाकर फट गया।
थोड़ी देर के अंदर मॉस्को की उस ऑयल रिफाइनरी में कई विस्फोट हो गए। कुछ धमाके हमलों की वजह से हुए, कुछ धमाके आग के दौरान किसी चीज के फटने से हुए। यूक्रेन का एक ड्रोन तो सीधे तेल के एक टैंक पर गिर गया। इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ, तेल का टैंक भारी भरकम ढक्कन हवा में उड़ गया। पेड़ से टूटे किसी सूखे पत्ते की तरह आसमान में काफी ऊपर तक पहुंच गया। जोरदार हमले हुए। रूस की राजधानी मॉस्को में अफरा तफरी मच गई, दहशत के हालात बन गए। ऑयल रिफाइनरी, कई रिहायशी इमारतें, आग लग गई। हर तरफ आग की लपटें उठती नजर आईं। पूरे आसमान में काला धुआं हो गया, जैसे काले बादल जमीन पर आ गए हों या वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो, ऐसा लग रहा था। थोड़ी देर के हमले ने मॉस्को की सूरत बिगाड़ दी। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जिस ऑयल रिफाइनरी में यूक्रेन ने तबाही मचाई, वो रूस के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद है। राष्ट्रपति पुतिन का दफ्तर क्रेमलिन वहां से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन बॉर्डर की दूरी वहां से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके बाद भी ज़ेलेंस्की की सेना ने एक ही हफ्ते में दूसरी बार उस रिफाइनरी पर अटैक किया। पहले भी यूक्रेन मॉस्को पर ड्रोन हमले कर चुका है, लेकिन अक्सर वो हमले रात के अंधेरे में होते थे। इस बार उसने दिन के उजाले में मॉस्को को दहलाया। एक बहुमंजिला इमारत से ड्रोन टकराया तो पूरी की पूरी इमारत कांप उठी। ऊपरी हिस्सा उसका धूल और धुएं से ढक गया। मॉस्को में काफी देर तक रुक रुक कर धमाके होते रहे। इस दौरान वहां रहने वाले लोगों की सांसें अटकी रहीं। डर सता रहा था कि कहीं कोई ड्रोन उन पर ना आकर फट जाए। हालांकि रूस की फौज ने यूक्रेन के हमलों को रोकने का काम भी लगातार जारी रखा। उसके एयर डिफेंस सिस्टमों ने कई हमले नाकाम कर दिए। जमीन से मिसाइल दागकर दुश्मन के ड्रोन को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन के कुछ ड्रोन रूस की हवाई सुरक्षा को चकमा देने में सफल भी हुए। वो जहां भी गिरे वहां तबाही मच गई। एक ड्रोन तो सड़क पर चल रहे एक ट्रक से टकरा गया, रूस के बेलग्रद शहर में। खबर है ड्रोन धमाके में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। रूस के दूसरे शहरों पर भी यूक्रेन की सेना ने कहर बरपाया, लेकिन अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने एक रिपोर्ट दी कि जो हमला मॉस्को पर हुआ, इतना तगड़ा हमला पिछले 2 साल में वहां नहीं हुआ था। रूस की राजधानी ने ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था 2 साल में। यह रिपोर्ट कह रही है यूक्रेन ने बीते 24 घंटे में रूस पर 550 से भी ज्यादा ड्रोन हमले किए। करीब 190 ड्रोन तो सिर्फ मॉस्को पर ही बरसाए। हालांकि रूस ने ज्यादातर हमलों को नाकाम करने का दावा किया और जवाबी कार्रवाई भी की, उसमें भी देर नहीं लगाई। मॉस्को पर हमला हुआ तो पुतिन की सेना ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके अलावा भी कई शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी। बैलिस्टिक मिसाइलें भी फोड़ दी। इधर सूत्रों ने बताया कि भारत फिर ईरान से तेल खरीद सकता है। अमेरिका और ईरान में हुए समझौते का असर भारत पर भी होगा। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंधों के हटने के बाद भारत ईरान से फिर तेल खरीद सकता है। इसके साथ ही चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर भी दोनों देशों में फिर बातचीत शुरू हो सकती है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट से लगातार 5वें दिन शेयर बाजार में तेजी रही। हालांकि आईटी सेक्टर ने मार्केट पर दबाव बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ सेक्टरों की रौनक ने इसे संभाल लिया। ब्रॉडर लेवल पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी बढ़त रही। ओवरऑल निवेशकों की दौलत में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली में 4 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में भी आंधी और बारिश का अनुमान जताया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि इतने सारे नेताओं की खबरों और खिलाड़ियों की खबरों और फिल्मी सितारों की खबरों में हकीकत तो यह है कि लोगों का खबरों के उन चेहरों पर ध्यान नहीं जाता जो वाकई देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। याद कीजिए, कुछ टाइम पहले तक कितनी खबरें आती थीं कि विजिबिलिटी कम थी तो हवाई जहाज लैंड ही नहीं कर सका एयरपोर्ट पर। बारामती जैसे छोटे हवाई पट्टियों पर तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो ऐसी जगहों पर तो अब भी ऐसा होता है। और अजीत पवार का दुखद हादसा हुआ था, सब जानते ही हैं। लेकिन बड़े एयरपोर्ट पर ऐसा क्यों नहीं होता कि अब हमने ध्यान देना ही बंद कर दिया है?
पहले क्या होता था, कोहरे के टाइम तो रोज खबरें आती थी कि विजिबिलिटी नहीं थी, प्लेन उड़ ही नहीं पाए, या इतनी तूफानी बारिश थी कि दिख नहीं रहा था तो प्लेन लैंड नहीं कर पाए, या कहीं पर रेत का बवंडर आ जाता था तो उतने टाइम तक दिखता नहीं था तो प्लेन उड़ नहीं पाते थे। दिल्ली में तो याद है खबरें आती थी कि कोहरे की वजह से प्लेन को लखनऊ ले गए, वहां लैंड करवाया, जयपुर ले गए, कहीं और ले गए। लोग कहते थे अमेरिका और यूरोप में देखो बर्फ में भी प्लेन लैंड करते रहते हैं, वो सिस्टम हम क्यों नहीं लगवाते। और ये तो पब्लिक की उड़ानों की बात है। सेना का सोचिए, अगर धुंध के टाइम युद्ध हो जाए तो ऐसे में फाइटर प्लेन लैंड करवाना तो फिर जोखिम का काम हुआ। लेकिन अब वो खबरें क्यों नहीं आती? क्या हमने भी अपने हवाई अड्डों पर वो सिस्टम लगवा लिए जो बाकी देशों में होते हैं? जी, अब हमारे हवाई अड्डों पर भी प्लेन को लैंड करवाने के सिस्टम लग गए हैं, लेकिन वो वाले नहीं जो पहले विदेश से मंगाने पड़ते थे। हमने अपना खुद का बना हुआ ट्रांसमिसोमीटर सिस्टम लगाया हुआ है, यानी जब दिख न रहा हो तब भी प्लेन लैंड करवाने या उड़ाने का सिस्टम दिख न रहा हो तब। भारत में बनाया है और विदेशी सिस्टम से बेहतर है। किसने बनाया जानते हैं? डॉक्टर शुभा अयंगार ने, हमारी अपनी साइंटिस्ट ने। विदेशी सिस्टम 50 या 75 मीटर तक जब दिख रहा हो इस बेसलाइन पर काम करते हैं, और हमारा सिस्टम जिसका नाम है दृष्टि, ये 30 मीटर तक दिख रहा हो इस बेसलाइन पर भी काम कर लेता है। प्लेन की स्पीड जानते हैं कितनी होती है? 30 मीटर की बेसलाइन पर काम करता है ये। ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड वाले सिस्टम इससे 5 गुना महंगे होते थे, 5 गुना, और 5-7 साल चलते थे, फिर नए लगाने पड़ते थे। लेकिन डॉक्टर शुभा ने दिल्ली में जो लगाया था सबसे पहला, वो 15 साल से काम कर रहा है, और अब तो देश के लगभग हर एयरपोर्ट पर यह सिस्टम लग चुका है। और आप हैं कि प्लेन आराम से लैंड कर जाता है, जब दिख भी ना रहा हो तो पायलट के लिए तालियां बजाते रहते हो, क्योंकि पब्लिक ने तो नाम भी नहीं सुना था डॉक्टर शुभा अयंगार का। क्या हम उन्हीं वैज्ञानिकों का नाम जानेंगे जो अमेरिका में जाकर वहां के लिए कुछ बनाएंगे और नाम कमाएंगे? हम कहेंगे देखो हमारा है, भारतीय। डॉक्टर शुभा कभी विदेश गई ही नहीं। उनकी कई रिसर्च आप जानते हैं कहां छापी जा चुके हैं? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जर्नल में। दुनिया सलाम करती है उनको। 1974 में NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया था उन्होंने। सोच सकते हैं आप, 1974, 50 साल से भी ज्यादा हो गए। तब उनके माता पिता ने अपनी बेटी को साइंटिस्ट बनाया। 9 संतानों में सबसे छोटी थी वो। जिस जमाने में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि लड़कियां एरोस्पेस साइंटिस्ट भी हो सकती हैं, तब एक पिता ने अपनी बेटी के सपनों को पंख दिए। हमारी छोरियां छोरों से कम हैं कि ये तो आज सुन रहे हो ना। वो 1974 में दिग्गज वैज्ञानिकों के साथ काम करने निकल पड़ी थीं। धुंध को हराने डॉक्टर शुभा ने सालों मेहनत की इसमें। बाकी दुनिया में जो मशीनें थीं उनसे अलग तकनीक का रास्ता खोजा। उन्होंने क्या किया? 2 बिंदुओं के बीच रोशनी भेजकर, लाइट भेजकर वहां से कैलकुलेशन शुरू की। लाइट भेजती, कोहरा, बारिश या धूल जितनी ज्यादा होती है, लाइट दूसरे बिंदु तक उतनी कम पहुंचती है। इस सिद्धांत पर उन्होंने पूरा सिस्टम खड़ा किया और नाम दिया दृष्टि। इससे पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रियल टाइम, उसी टाइम पता चलता रहता है अभी कितनी दूर तक देखा जा सकता है। हर सेकंड पता चलता रहता है इस सिस्टम से कि अभी कितनी दूर तक देख सकते हैं, और उस डेटा से लैंडिंग सिस्टम के जरिए सुरक्षित लैंडिंग करवाई जाती है। विदेशी मशीनें खासकर बर्फ के लिए बनी होती हैं, वहां स्नो होती है, लेकिन यह सिस्टम भारत के कोहरे, स्मॉग, धुंध, धूल, बवंडर सब में काम कर रहा है। और अब ऐसा नहीं है कि खराब हो जाए तो विदेश से पुर्जे और इंजीनियर आने का इंतजार करना पड़ेगा। हमारा अपना है, स्वदेशी। हमारे सारे एयरपोर्ट और सेना के एयरबेस तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह हाल है कि कई और देश अब इस पूरी तरह भारत में बने सिस्टम को लगाने की सोच रहे हैं, वो मांग रहे हैं। हीरो वो ही नहीं होते जो नजरों के सामने कोई कमाल करके दिखाते हैं। असली हीरो तो डॉक्टर शुभा जैसे होते हैं, जो चकाचौंध की धुंध को साफ करके देश का नाम रोशन करते हैं। इस साल डॉक्टर शुभा को पद्मश्री से नवाजा गया है, और न्यूज 18 को भी गर्व है कि उन्हें न्यूज 18 के अमृत रत्न से सम्मानित किया गया। क्योंकि अकेली झांसी की रानी ही खूब नहीं लड़ी थी, वीरांगनाएं साइंटिस्ट भी होती हैं, और हीरो हैं डॉक्टर शुभा जैसे हमारे रत्नों के माता पिता भी, जिन्होंने 1970 के दशक में भी अपनी बेटी को यह सपना जीने दिया। डॉक्टर शुभा ने बताया कि उन्हें तब
तब $70,000 की तनख्वाह पर अमेरिका में काम करने का ऑफर मिला था। $70,000 मतलब आज के 65 लाख रुपए, 65 लाख रुपए तनख्वाह का ऑफर था, वो नहीं गई। सोचिए, आप छोड़ दोगे? आज भी ऐसा कोई ऑफर आए, आप छोड़ दोगे ऐसा ऑफर? 65 लाख की तनख्वाह का, और एक सरकारी कंपनी में वो काम करती नहीं जीवन भर, सरकारी तनख्वाह पर। इससे बड़ा देश प्रेम और क्या हो सकता है? इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है? और कुछ हम ना भी कर सकते हो, इतना जरूर करना, अपने बेटियों के सपनों को सुनते वक्त याद रखना उस पिता को भी जिन्होंने डॉक्टर शुभा का पूरा साथ दिया। और जब भी आपका हवाई जहाज खराब मौसम में सही लैंड कर जाए ना, तो जो आप भगवान को हाथ जोड़ते हो और पायलट के लिए तालियां बजाते हो ना, एक बार मन में ही सही बोल दिया कीजिए, थैंक यू डॉक्टर शुभा अयंगार। 100 बात की बात। उधर छत्तीसगढ़ के कोरिया में रेत खनन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में रेत खनन को लेकर 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, 4 आरोपियों को हिरासत में लेने का दावा किया गया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में सफाई अभियान चलाया गया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। अभियान के तहत पार्कों और गलियों में सफाई की गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान एक बैंक के एक लॉकर से बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद करने का दावा किया गया। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान लॉकर से सोना भी बरामद किया गया।